नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। दोस्तों, आप उसको जरूर देखिए। और दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, ये हमारा मैथ प्रैक्टिस बेंच है और इस पर यहाँ पे हम मैथ के कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रैक्टिस। और उम्मीद है दोस्तों अब तक की ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो ये रहा है ना। इस सवाल में क्या कहा है दोस्तों, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर हो p माइनस क्यू का 50%, तो p अनुपात q क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें दिया है उसको हमें लिख लेते हैं ना। क्या कहा है, p प्लस क्यू का मतलब हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हम यहाँ गुणा लगा सकते हैं ना। का कितना 20% किसके बराबर है दोस्तों, p माइनस क्यू के 50% के। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गुणा लगाया दोस्तों। अब देखिए इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों, है ना। एक काम करिए, p माइनस क्यू को यहाँ पे ले लीजिए, 20% को यहाँ पे, या फिर दोस्तों एक काम कर लो, थोड़ा सा है ना पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों तरफ से प्रतिशत काट दिया और जीरो काट दिया। अब कर लेते हैं ऐसा, तो p प्लस क्यू है ना दोस्तों, ये कितना p प्लस क्यू, और ये बटे में ले आए कितना p माइनस क्यू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है आया है, और ये 2 अब बटे में भेज देंगे। तो इस तरीके से p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बराबर 5/2 आया। और क्योंकि हमें p अनुपात क्यू दोस्तों हमें निकालना है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। 2 की गुणा p में की तो दोस्तों कितना हुआ, 2p हुआ। और दोस्तों 2 की गुणा q में की तो दोस्तों कितना हो गया, ये 2q। और यहाँ पे 5 की गुणा p में करेंगे तो 5p हो जाएगा, और 5 की गुणा q में करेंगे तो कितना हो गया, 5q हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये p वाला है, ये p वाला है, p वालों को एक तरफ कर लेंगे और q वाले क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। चलिए दोस्तों ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2q है और हम यहाँ पे इसको ले आए इधर, तो कितना हो गया प्लस के 5q। अब यहाँ पे कितना है, ये 5p, और ये 2p इधर जाके क्या हो गए, माइनस के हो गए, माइनस के 2p। चलिए दोस्तों, अब इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे है ना q वाले एक तरफ ले ली, ये देखिए 2q है यहाँ पे, और इसको हम इधर ले आए, ये क्या हुआ यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे प्लस के 5q हुए। और ये यहाँ पे क्या था, 5p था, और ये 2p हम उधर ले गए दोस्तों दूसरी साइड, तो ये क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो देखिए उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको, ये कैसे 2q और ये इधर q वाले एक तरफ लेके आए तो 5q हो गया, और ये 5p माइनस 2p हुआ। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ना इधर लिखेंगे इस साइड में। तो 5p में से 2 गए तो कितने हुए दोस्तों, 3p हुए, और 2 और 5 कितने हुए दोस्तों, 7q। अब क्या करने वाले, देखिए q तो बटे में ले लेंगे और इधर 3 भाग में चला जाएगा, तो p बटे q। ठीक है ना दोस्तों, p और बटे कितना q बराबर कितना दोस्तों, ये 7, और बटे में क्या चला जाएगा 3। तो p बटे q आया है कितना दोस्तों, 7/3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, p अनुपात q कितना, 7/3। तो देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, 7/3 हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमारा बी आंसर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो आइए साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं। पिता तथा पुत्र, क्या कहा है सवाल में, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वह कितना है दोस्तों, 60 वर्ष कहा है। ठीक है, इन्होंने किस किस के, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताया दिया है दोस्तों में 60 वर्ष। फिर कहा है आगे कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोस्तों, है ना, किससे, पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। तो पिता की आयु क्या है आपको बताना है। तो देखिए पिता तथा पुत्र की आयु बताई उन्होंने, तो अगर आप यहाँ से पिता की आयु को x मान लेंगे, समझ पा रहे हैं आप बात को, कि पिता की आयु कितनी है, x वर्ष अगर आपने मान लिया, तो क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 60। जैसे अगर 60 में से अगर पिताजी 40 वर्ष के हैं तो 60 में से 40 घटा के 20 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों हम क्या कर लेंगे, पुत्र की आयु है ना, ये जो 60 योग है इन दोनों का, उसमें से पिता की आयु घटा देंगे तो पुत्र की आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये उम्र मान ली, जैसे कि इन्होंने कहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना, 60 वर्ष। तो पिता की अगर x है तो पुत्र की कितनी हुई दोस्तों, 60 माइनस x, क्योंकि योग 60 बताया है दोनों का, है ना। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे x कट जाएगा और 60। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप 40 वर्ष होता है ना, जैसे मैं बताने का प्रयास करा, तो आप 60 में से दोस्तों क्या करते, 40 घटाते और कहते कि 20 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु। तो देखिए दोस्तों 6 वर्ष पहले पिता की आयु निश्चित रूप से कितनी थी, x माइनस 6। पिता की जो आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, अब पुत्र की वर्तमान आयु तो यही है,
इसी तो 6 साल पहले नहीं लेनी है ना, तो जो कितनी हुई 60 माइनस एक्स हुई दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुई क्या 6 वर्ष पहले पिता की आयु। तो पिता की आयु में से हमने 6 क्या करे घटा लिए, तो ये जो आयु है पुत्र की वर्तमान आयु से, पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, ये आयु दुगनी है। अगर आपको दुगना देखिए बराबर करना है और ये दुगना है तो दोस्तों जो कम है ना उधर 2 से क्या कर दो आप गुणा कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। देखो दुगना तो वैसे ये है और ये, अगर अनुपात की बात करें तो ये है दुगना, लेकिन दोस्तों अगर आपको बराबर करना है तो आप उधर गुणा करेंगे जिधर दोस्तों क्या है कम है। देखिए अब ये बराबर नहीं हो जाएंगे अगर आप इधर गुणा कर देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे इधर गुणा कर दिया है। अब देखिए ये इक्वेशन है जिसमें हम x का मान निकाल देंगे, तो x माइनस 6 है तो आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए है ना, 60 दूनी 120 और 2 की x में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x है ना, इधर ले आइए, तो ये x हुआ, ये 2x इधर आया तो कितना हुआ प्लस का हो गया, और ये 120 है और ये 6 इधर गया तो प्लस का 6 हो गया। तो दोस्तों 2 और ये है ना कितने हुए 3x बराबर कितना 126। आप ना इसे 3 से भाग कर दो, नीचे जो है 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से x का मान कितना है दोस्तों 42 वर्ष। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया दोस्तों कि पिता की उम्र जो कि हमने x ली थी उसका मान कितना है दोस्तों 42 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हुआ है डी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। इसमें कहा यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तथा दोनों संख्याओं का योग 60 है तो पहली संख्या क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे कहा है वैसे कर देते हैं। कहीं एक संख्या है किसी दूसरी संख्या का 2/3 है। देखिए वैसे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अनुपात क्या आ जाएगा 2:3 ही आ जाएगा। बस थोड़ा सा पहली दूसरी का हिसाब लगा लेते हैं। तो एक संख्या दूसरी की 2/3 है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा कहें कि दूसरी संख्या आपकी 1 हो, ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो 1 हो, तो इस 1 का 2/3 पहली हो जाएगी और 1 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो जो आपकी एक संख्या अर्थात आप पहली संख्या कह सकते हैं आप, वह कितनी होगी दोस्तों 2/3 होगी। ठीक, अगर दूसरी क्या है 1 है तो 1 का 2/3 2/3 ही होगा, है ना, कहा है ना एक संख्या किसी दूसरी की 2/3 है। तो दूसरी अगर 1 है तो ये 2/3 हो गया है ना, उस दूसरी में आपने 2/3 से गुणा कर दिया। अब बताओ आप ये 3 आप इधर भेज दो तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वही अनुपात बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ दोस्तों। फिर क्या है दोनों संख्याओं का योग 60 दिया है। अब आप जानते हैं अनुपातिक मेथड, अनुपातिक योग मेथड आप लगा सकते हैं कि भाई पहली संख्या का जो अनुपात है वह 2 आया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 और 3 5 हमने अनुपातिक योग करके नीचे लिख दिया और गुणा में योग लिख दिया कितना दोस्तों 60। अब बताओ 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो कितनी सरलता से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर हुआ ए। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। इसमें कहा है कि रमेश ने अपनी पत्नी को अपनी मासिक वेतन का 65% दिया है। कितने परसेंट दिया दोस्तों 65%, ऐसा कहा गया। फिर आगे कहा यदि उसकी पत्नी को 650 रुपये प्राप्त हुए हैं तो रमेश का वेतन क्या है हमें बताना है। तो देखिए जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि प्रतिशत में जो वेतन है वह कितना दिया है 65%, और रूपों में जो वेतन है वह कितना प्राप्त हुआ 650 रुपये। इसका सामान्य सा मतलब निकलता है दोस्तों कि उसकी सैलरी का 65% ही 650 रुपये है, अर्थात 65% कितने के बराबर 650 रुपये के बराबर हुआ दोस्तों। अब हमें रमेश का वेतन बताना है। अब रमेश का कुल वेतन हम कितना समझेंगे परसेंटेज में 100%, है ना दोस्तों, यही तो करेंगे हम। तो हमें पता लगा कि 65% तो भाई 650 के बराबर है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने 65% रुपये दिए हैं और वो 650 रुपये है। इसका मतलब 65% 650 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर 650 बटे कितना 65। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान आ गया 1% का। अब अगर 1% के इस मान में मैं 100 से गुणा कर दूँ तो किसका मान आ जाएगा 100% का। तो चलिए देखिए ये कितना आया 10 आया, और 10 गुणा 100 कितना आ गया दोस्तों ये 1000। तो हमने बड़ी सरलता से बताया कि रमेश का 100% का जो मान है परसेंटेज का वह कितना आ चुका है दोस्तों 1000 रुपये आ चुका है, और इस तरीके से हमारा आंसर हुआ बी। तो काफ़ी आसान सवाल था दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा है यदि तेल है ना, यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है, तेल की कीमत में वृद्धि बताई है दोस्तों कितनी 30%, 30% वृद्धि होती है, तो एक परिवार को
तेल के उपभोग में यानी कि यूज में, इस्तेमाल में कितनी कमी करनी चाहिए कि जिससे कि खर्च वही रहे। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान तरीके से हम इसे कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिशत है ना, लाभ हानि, ये सभी टॉपिक हमने है ना आर्ट्स अग्रवाल मैथ में हमने कर लिए हैं अच्छे से, जो कि प्लेट लिस्ट में पहला ही बेंच है। तो आपको वो चीज़ें जरूर याद होंगी। तो कैसे करते हैं, देखिए जितना भी कहा है दोस्तों वो तो यहीं पर रखें आप, है ना। अब यहाँ पे देखना है क्या है, वृद्धि। अगर ये वृद्धि है तो आप इसे 100 में जोड़ के नीचे लिख दें 130। और अगर ये यहाँ पे क्या होती, कमी होती, तो आप इसे 100 में से घटा के लिख देते 70 नीचे। बस इतना सा काम है। तो वृद्धि को क्या करना है, नीचे जोड़ना है, और अगर कमी होती तो इसे घटा लेते। और क्या करना है दोस्तों, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करनी है। बस ये काम करना है और आपकी कमी प्रतिशत आ जाएगा। तो चलिए सोल्व कर देते हैं। 0 से कैंसिल कर दी, तो 3 गुना 100 300 बटे 13 प्रतिशत हमारा जो होगा आंसर होगा। बस इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, वो मैं आपको इधर करके बता देता हूँ। तो देखिए 13 दूनी दोस्तों कितने, 26 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने बचेंगे, 4। अब 13 थी 39 हो गए, कितना बचा, 1। देखिए भागफल जो है वो कितना है, 23। तो हम क्या लिखेंगे, 23 सही 1 बटे 13 प्रतिशत। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर हम इस तरीके से देंगे, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, डी में। तो काफ़ी आसान सवाल था दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा है किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हो, तथा साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज भी बोलते हैं दोस्त, है ना, में है ना ₹15 का अंतर है, तो कुल धन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, और इसमें ये टाइप है ना काफ़ी बढ़िया है। और हमने आपको बताया है इसमें कि भाई 2 वर्ष का जो अंतर है ना, इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। 2 वर्ष का अंतर कब, जब CI और किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो 2 वर्ष में अंतर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर की पावर कितनी, 2, और बटे 100 की पावर कितना दोस्तों, 2। ये फॉर्मूला है। अब इस सवाल में हमारे से क्या पूछा, कुल धन क्या है, अर्थात मूलधन चाह रहा है। तो थोड़ा सा बदलाव करते हैं, 100 यहाँ गुणा भेजते हैं, दर को बटे में भेजते हैं। तो जो मूलधन के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बदल जाएगी। ये जो अंतर है इधर देखिए, 100 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे दर जो है आप क्या कर लीजिए, बटे में ले लीजिए, ठीक है। तो जो अंतर है दोस्तों वह कितना है, यहाँ पे 15, आपने 15 लिखा, गुणा 100 की पावर 2, इसको ना एक्सपेंड कर देते हैं, 100 गुणा 100 ऐसे 2 बार लिख देते हैं, बटे दर कितना है, 10%, कितना 10%, उसका वर्ग है ना, किसका, 10 का वर्ग, तो कितना होगा दोस्तों, 100। तो नीचे आपको क्या लिखना है, 100 से 100 कैंसिल करिए, 15 गुना 100 कर दीजिए, और काफ़ी आसानी से आपने अपने सवाल का उत्तर प्राप्त किया। कितना दोस्तों, 1500 रुपये, जो कि कहाँ है, आपके डी ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल करते हैं। इसमें कहा है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 तथा साधारण ब्याज 40 हो, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इसे ना अच्छे से लिखिए। देखिए ये 2 वर्ष के लिए क्या है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है, साधारण ब्याज। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो पहला साल होता है, पहला साल दोस्तों, पहले साल में जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों वो बराबर होता है ना। पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों, समान। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 साल के बारे में बात हो रही है, पहला और ये कितना दोस्तों, दूसरा, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज हर साल के लिए भी समान होता है, तो पहला आप साधारण ब्याज के ही बारे में लिखें। देखिए 2 साल का टोटल कितना बताया, 40 रुपये। 2 साल का अगर टोटल 40 रुपये है, और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो समझ में आएगा कि दोनों ही साल के लिए इसका भी 20 रुपये और इसका भी क्या होगा दोस्तों, 20 ही रुपये होगा। तभी तो 20 और 20 कितने, 40 रुपये हुए 2 साल में, क्योंकि प्रत्येक है ना समान समय के लिए साधारण ब्याज समान होता है दोस्तों। तो साधारण ब्याज पहले साल का 20 हो, दूसरे का भी 20 हो, तब जाके 2 साल का साधारण ब्याज का होता 40 हो सकता है। अब आते हैं इस बात पे कि भाई पहले साल में CI और SI समान होते हैं। तो पहले साल की बात अगर हम करें, और अब यहाँ पे बात हम चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हो, तो बताइए दोस्तों पहले साल का ये भी क्या हुआ, 20 हुआ, और टोटल कितना है 2 साल का, 41 हुआ। तो हम बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है क्या है, 21 रुपये का ब्याज है, समझ रहे हैं आप।
देखिए पहले साल का तो दोनों का क्या हुआ, बराबर हो गया, लेकिन ये 40 था और 41 था, तो हमें समझ में आया कि ये जो ब्याज लगा है, जो फालतू आया है 1 रुपया, वो दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल पे ब्याज लगा है। तो 20 रुपये पर ही ये कितना 1 रुपये का ब्याज लगा होगा, इस 20 पे कोई ब्याज नहीं था दोस्तों। तो ये जो 1 रुपया बढ़ा है वो ब्याज का ब्याज है। तो 1 रुपये का ब्याज जो लगा है वो किस पे लगा है दोस्तों, 20, और हम चाहते हैं दर निकालना। इसके लिए हम क्या कर दे, बस यहाँ 100 से गुणा कर दे, तो 20 पंजे 100 दोस्तों, है ना, 5 एकम 5, कुल मिला के कितना 5%। क्या आपको ये बात समझ में आई कि कैसे हमने पता किया कि दूसरे साल यहाँ साधारण ब्याज 20 है, यहाँ पे क्या है ये 21 रुपये, तो 1 रुपये का ब्याज हुआ है। तो ये 1 का ब्याज का ब्याज है, और ब्याज कितना था, 20 साल 20 रुपये था, तो 1 रुपये का जो ब्याज है वो 20 पे लगा, दर के लिए आपने 100 से गुणा कर दिया, आपकी दर कितनी आई 5%, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ हिस्सा, है ना, 50 किलोग्राम चीनी में से कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर बेचता है और शेष हिस्सा 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे पर 14% लाभ होता है। तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगेंगे, हम मिश्रण विधि, है ना, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। पूरा का पूरा टॉपिक हमने खत्म किया हुआ है, तो आपको पता है। तो क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बताया कितने का लाभ, 8% का लाभ, दूसरे हिस्से में बताया कितने का, 18% का, और इन दोनों का जो टोटल है यानी कि पूरे पर उसे कितने का लाभ हुआ है, वो 14% में यहाँ लिखा। इसके आगे क्या करते हैं, 18 में से 14 घटाए 4 आ गया, 14 में से 8 घटाए 6 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुपात आ गया है इनका चीनी का, वो कितना आया है, 2:3 आ गया है। अब बताइए 18% वाली चीनी का जो अनुपात आया है वह कितना आया है, 3 आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बतानी है, तो 3 लिख लिया अनुपात, ठीक है दोस्तों। और बटे में क्या जोड़ के कितना 5, और गुणा में कितना, ये 50 लिख दीजिए। तो 5 × 50 और 10 × कितने 30, तो 30 kg, है ना, चीनी जो है वो कितने पे, 18% के लाभ पर बेची गई है यहाँ पे। तो आपका आंसर हुआ दोस्तों ए, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।